चलो शुरू करते हैं, लिखो हेडिंग एन्यूटीज, ANN UITIES, एन्यूटीज, ANN UITIES, एन्यूटीज। ठीक है, डेफिनेशन, हाँ स्पेलिंग और एक बार बोलो, ये कह रहे हो ANNUITIES, एन्यूटीज। ठीक है, बहुत सारा डेफिनेशन है, पहले लिखवा देते हैं फिर एक एक करके एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, पहला लिखो डेफिनेशन इसका, अ सीक्वेंस ऑफ equal payment, a sequence of equal payment of a fixed sum of money, a sequence of equal payment of a fixed sum of money made at equal intervals of time, made at equal intervals of time is called an annuity, is called an annuity, full stop. Example, home rent, comma, insurance premium, comma, SIP, etc, SIP, etc। ठीक है, आगे लिखो the size of each payment of an annuity, the size of each payment of an annuity is called the periodic payment, the size of each payment of an annuity is called the periodic payment of the annuity, the size of each payment of an annuity is called the periodic payment of the annuity। ठीक है, नेक्स्ट पैरा में लिखना the time between two successive payments, the time between two successive payments is called payment period, is called payment period or payment interval, or payment interval is called payment period or payment interval, full stop। the total फिर से नेक्स्ट पैरा चेंज कर लूं, the total time from the beginning of the first payment period, the total time from the beginning of the first payment period, the total time from the beginning of the first payment period to the end of the last payment period, to the end of last payment period is called term of an annuity, is called term of an annuity, full stop। एक बार और पैरा चेंज करूं, the person who receives the annuity is called annuitant, स्पेलिंग बोर्ड से देख लो, ANNUITANT is called annuitant। ठीक है, हो गया यहां तक। एक बार इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में आगे थोड़ा सा और बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एन्यूटी, कॉमन लाइफ में कुछ एन्यूटी सोच सकते हो, डेफिनेशन वैसे एक बार बता तो दिया ही कहीं पर, कॉमन लाइफ में एन्यूटी का एप्लीकेशन, ऐसा कोई भी पेमेंट जो आप रेगुलर बेसिस पे करें, मतलब हर 30 दिन के इंटरवल पे, या मान लो कि 1 महीने के इंटरवल पे, 2 महीने के इंटरवल पे, 3 महीने के इंटरवल पे, 6 महीने के इंटरवल पे, या साल भर के इंटरवल पे, हाँ सारा ओटीटी का सब्सक्रिप्शन जो है वो आप एन्यूटी कह सकते हो। ठीक है,
फिर दूसरा मोबाइल रिचार्ज भी आपका एक टाइप का एन्यूटी ही हो गया। उसके अलावा आप थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि स्कूल फीस, ठीक है, स्कूल फीस और ट्यूशन फीस भी एन्यूटी हो गया। होम रेंट अगर भाड़ा पे रहते हो तो वो एन्यूटी हो गया। कोई प्रकार का LIC अगर करा रखा है, ठीक है, ये मेडिकल इंश्योरेंस परचेज कर रखा है, तो उन सारा का पेमेंट भी क्या हो गया, एक टाइप से एन्यूटी हो गया। बाकी ये सारा तो देखो खर्चा वाला बात हो गया। कुछ बचत के लिए भी आदमी एन्यूटी करता है। रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में सुना आपने कि मतलब मंथली बैंक अकाउंट से कुछ पैसा आपके कटता रहेगा और जमा होता रहेगा। फिर सपोज करो कि FD अगर बहुत लोग मान लो कि सिस्टम बना के रखे कि हाँ हर महीना हमको 5,000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करना ही करना है, ये उससे ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव ऑप्शन है SIP बोल के, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, म्यूचुअल फंड, ये सब में। तो ये सारा चीज़ जिसको आप मतलब कि हर 30 दिन पे या हर 60 दिन पे या 90 दिन पे आप बार बार पे करते रहोगे, तो उस टाइप का पेमेंट का जो भी सिस्टम होता है उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं एन्यूटी। एन्यूटी में भी ऑफ एनी टाइप। दो टाइप का एन्यूटी बेसिकली हम लोग के दिमाग में हो सकता है कि एक जिसमें हमारा पैसा जाए और एक जिसमें हमको पैसा आए, ठीक है, दोनों को ही एन्यूटी ही कहेंगे। ये बात समझ में आया थोड़ा पूरा, ठीक है, ठीक है। तो एन्यूटी का एक बार डेफिनेशन पढ़ के देखो, अ सीक्वेंस ऑफ इक्वल पेमेंट्स ऑफ अ फिक्स सम ऑफ मनी मेड एट इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज कॉल्ड एन एन्यूटी। डेफिनेशन में आई थिंक क्लियर है पूरा का पूरा। SIP सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब आप जैसे म्यूचुअल फंड है, मान लो कि जैसे स्टॉक शेयर है, अब हर आदमी तो स्टॉक शेयर में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप अपना पैसा किसी और को देते हो और वो आदमी आपके बिहाफ पे स्टॉक शेयर चूज करके आपके बिहाफ पे लगाता है पैसा। अब ऐसा क्या है कि कम जानकार आदमी का भी संख्या कमती नहीं है, ऐसा बहुत सारा आदमी है जिन लोग को स्टॉक शेयर के बारे में कोई आइडिया नहीं है। दे वांट टू इन्वेस्ट इन मार्केट बट दे डोंट हैव एनी आइडिया। तो उन लोग सब लोग क्या करते हैं कि अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करता है और वो इकट्ठा किया हुआ पैसा जो है वो किसी एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दिया जाता है कि भैया तुम लगाओ हम लोग के बिहाफ पे, ठीक है। तो उसमें आप क्या है कि लंप सम अमाउंट भी डिपॉजिट कर सकते हैं कि एक बार में आप 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया उसको दे दिए कि भाई ठीक है इतना लगाओ हमारे नाम से। और दूसरा आप उसका क्या कर सकते हैं कि महीना का आप इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं कि हर महीना आप 1,000 रुपया उसको दे रहे हैं, ठीक है। तो वो जो 1,000 करके अगर आप देते हो, एक बार में अगर लाख रुपया 2 लाख रुपया दे दिए तो वो SIP कंसीडर नहीं होगा। बट अगर आप महीना क्या है कि उसको देते हो पैसा म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए, तो उस चीज़ को हम लोग SIP कहेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सारा चीज़? तो एन्यूटी का मीनिंग क्लियर है, बहुत सारा एप्लीकेशन है एन्यूटी का हमारे लाइफ में, ठीक है। फिर उसके बाद में एन्यूटी से रिलेटेड कुछ चीज़ है, जैसे OTT का सब्सक्रिप्शन का अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन का जो चार्ज होगा हर महीना का उसको बोला जाएगा पीरियोडिक पेमेंट, ठीक है। सपोज करो कि आपके मोबाइल रिचार्ज की अगर बात करें तो हर महीना मान लो कि 499 का रिचार्ज आप कराते हो, तो आपके मोबाइल रिचार्ज को अगर मैं एक एन्यूटी कंसीडर करूं तो उसका पीरियोडिक पेमेंट का अमाउंट कितना है, 499। बात आया समझ? फिर मोबाइल रिचार्ज जनरली मान लो कि ऐसा मान के चलते हैं कि 30 डेज के इंटरवल पे बार बार कराना होता है, और 30 नहीं होता शायद, कितना 28 होता है, ठीक है। तो वो जो 28 दिन का पीरियड है उसको बोला जाता है पीरियड। आप एक एक करके पढ़ते भी जाओ तो ज़्यादा समझ में आएगा। द साइज ऑफ ईच पेमेंट ऑफ एन एन्यूटी इज कॉल्ड पीरियोडिक पेमेंट ऑफ द एन्यूटी। ये समझ में आया? तो मोबाइल रिचार्ज अगर 499 का था तो पीरियोडिक पेमेंट का वैल्यू कितना होगा, 499। आगे देखो, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव पेमेंट इज कॉल्ड पेमेंट पीरियड और पेमेंट इंटरवल, ठीक है। तो आपके मोबाइल रिचार्ज के केस में पेमेंट पीरियड, पेमेंट इंटरवल कितने दिन का होगा, 28 दिन का, क्योंकि उतने के बाद में आपको एक बार और पैसा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल टाइम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट पेमेंट पीरियड टू द एंड ऑफ द लास्ट पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड टर्म ऑफ एन एन्यूटी। ये जनरली मोबाइल के केस में आप नहीं इमेजिन कर पाओगे, इसको आप होम लोन की तरह सोचो। मान लो कि आप किसी बैंक से, आपको घर लेना है, बैंक के पास गए, पैसा लिए, ठीक है, और फिर वो पैसा आप कैसे चुकाओगे, महीना EMI के फॉर्म में, ठीक है। तो वो EMI क्या है कि एक सर्टेन पॉइंट पे स्टार्ट होगा। मान लो कि 2001 में आपका EMI स्टार्ट होता है और वो पेमेंट कर करके मान लो कि 2020 में जाके आप उस सारा पेमेंट कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो आपका EMI स्टार्ट कब हुआ था, 2001 में, और ख़त्म कब हो रहा है, 2020 में। तो जो ये आपका टोटल जो टाइम पीरियड लगा शुरू से लेके एंड तक, 2001 से लेके 2020 तक, इसको हम लोग बोलेंगे टर्म ऑफ द एन्यूटी। समझ में आया? पीरियड या पेमेंट इंटरवल अलग चीज़ है और टर्म ऑफ एन्यूटी अलग चीज़ है। क्लियर है? मतलब समझ में आ रहा है तो ये सब चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द पर्सन हु रिसीव्स द एन्यूटी इज कॉल्ड एन्यूटेंट। जैसे सपोज करो कि मोबाइल रिचार्ज आप कराते हो तो उस केस में एन्यूटेंट कौन होगा, मोबाइल कंपनी, ठीक है। नेटफ्लिक्स का मान लो कि सब्सक्रिप्शन लिए तो एन्यूटेंट कौन है उस केस में, नेटफ्लिक्स वाला, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट अगर करा रहे हो तो उस केस में एन्यूटेंट कौन है, बैंक। क्लियर है ये वाला सारा चीज़, ठीक है। अब बचपन का एक चीज़ याद करते हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स को रिकॉल करो, ठीक है। पॉलिनोमियल्स में पॉलिनोमियल को जो क्लासीफाई करते थे हम लोग, उसका 2 बेसिस होता था।
एक होता था नंबर ऑफ टर्म का बेसिस और एक होता था डिग्री का बेसिस। ये चीज़ याद है। अगर मान लो कि एक ही टर्म हो उसके अंदर में तो उसको हम कहते थे मोनोमियल, 2 टर्म हो जाए तो, 3 टर्म हो जाए तो ट्राइनोमियल। अगर मान लो कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का वैल्यू 1 हो तो उस केस में लीनियर, ठीक है। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का वैल्यू 2 हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स का वैल्यू 3 हो तो उस केस में क्यूबिक। इस तरह से चलता जाता था और दोनों का क्राइटेरिया बिल्कुल अलग अलग है। पहला क्राइटेरिया क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरा क्राइटेरिया क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल या डिग्री ऑफ द वेरिएबल, जो भी बोलो। समझ में आया बात। वैसे एनयूटी को भी क्या है कि कैटेगराइज किया जाता है अलग अलग टाइप में, ठीक है। और एनयूटी का जो कैटेगराइजेशन होता है उसका भी 2 अलग अलग बेसिस है। बात आया समझ। एक बेसिस है कि आप पेमेंट कौन से टाइम पर करते हो, मतलब पीरियोडिक पेमेंट तो होगा, कोई कोई चीज़ का पेमेंट हम क्या है कि एडवांस में करते हैं, और कोई कोई चीज़ का पेमेंट हम मतलब सामान यूज़ करने के बाद करते हैं। ये सपोज करो कि जो मोबाइल का सब्सक्रिप्शन है आपका, उसमें आपको क्या लगता है, कैसा पेमेंट करते हो आप, एडवांस पेमेंट करते हो अगर आपके पास में प्रीपेड फ़ोन है तो, और अगर पोस्टपेड फ़ोन है तो यूज़ करने के बाद पेमेंट करते हो। तो ये 2 टाइप का एन्युटी हो गया, ठीक है ना। इसका नाम है, मैं एक एक करके लिखाऊंगा। तो एक तो हो गया कि आप पेमेंट कौन से टाइम पर करते हो, मतलब पेमेंट इंटरवल तो आपका फिक्स है, शुरुआत में करते हो तो उसको अलग एन्युटी कंसिडर किया जाएगा, और पेमेंट पीरियड के एंड में करते हो तो उसको अलग एन्युटी कंसिडर किया जाएगा। और दूसरा एन्युटी के टर्म के बेसिस पे कि आपका एन्युटी कितना लंबा है, 5 साल का है, 10 साल का है, इनफाइनाइट टाइम का है, कैसा है, उसके बेसिस पे भी एन्युटी को कैटेगराइज किया जाता है। तो 2 बेसिस है एन्युटी को कैटेगराइज करने का, एक तो पेमेंट का पॉइंट कि स्टार्ट ऑफ द इंटरवल में है कि एंड ऑफ द इंटरवल में है, और दूसरा कि आपका टर्म कितना लंबा है। बात आया समझ। तब एक एक करके उसका कैटेगराइजेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। लिखो टाइप्स ऑफ एन्युटीज, टाइप्स ऑफ एन्युटीज। इसमें लिखूं देयर आर various types of annuities. There are various types of annuities which are classified on the basis of their terms, or on the basis of their payment intervals, or on the basis of their payment intervals, or on the basis of their payment intervals, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखो एन्युटीज classified on the basis of their term. Annuities classified on the basis of their term, ठीक है। नंबर 1 annuity certain, नंबर 1 annuity certain, ANNUITY certain। इसमें लिखो an annuity certain, CERTAIN, annuity certain, an annuity payable for a fixed number of intervals, is called annuity certain. An annuity payable for fixed number of intervals is called annuity certain, full stop. This type of annuity begins and ends on a certain fixed dates, full stop. 2 लाइन छोड़ देना एक बार इसके बाद, ठीक है। एग्जाम्पल लास्ट में क्या है कि हम डिस्कस करके लिखेंगे किसका एग्जाम्पल क्या होगा। हाँ, this type of annuity begins and ends on a certain fixed dates, 2 लाइन छोड़ना है इसके बाद। नेक्स्ट लिखूं annuity contingent, ANNUITY contingent, CONTIGENT, annuity contingent। इसमें लिखूं an annuity
an annuity in which the payments are to be made till the happening of some specific event, till the happening of some specific event, till the happening of some specific event, full stop. 2 लाइन इसके बाद भी छोड़ना. थर्ड, perpetual annuity, PERPETUAL, perpetual annuity, और PERPETUAL, perpetual annuity, और perpetuity, PERPETUITY, इसमें लिखूं an annuity in which the payments, an annuity in which the payments continue forever, the payments continue forever, is called perpetual annuity or perpetuity, is called perpetual annuity or perpetuity. ठीक है, चलो अब देखते हैं कि कितना कॉमन सेंस है हम लोग के पास में. एन्युटी सर्टेन, कोई एग्जांपल. मोबाइल रिचार्ज एन्युटी सर्टेन होगा क्या? होम लोन का पक्का है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड पे स्टार्ट होगा और एक सर्टेन टाइम के बाद में खत्म भी हो जाएगा. ठीक है, हाँ, फीस कह सकते हो, मतलब इंस्टीट्यूशन आपका चेंज हो रहा है. अब ऐसा मान के चलो कि एक इंस्टीट्यूशन में जो पेमेंट आप कर रहे थे वो वहाँ तक मतलब क्या है कि एक एन्युटी है, तो उस एन्युटी को हम लोग एन्युटी सर्टेन मान के चलेंगे. जैसे मोस्ट ऑफ देम का मतलब आप लोग में से जो भी हो क्लास 10 के बाद में स्कूल आप लोग का चेंज हुआ होगा. ठीक है, तो जिनका स्कूल चेंज हुआ है उनका स्कूल फीस जो 10th तक आप लोग दे रहे थे वो सारा का सारा क्या माना जाएगा? एन्युटी सर्टेन. एक सर्टेन डेट पे स्टार्ट हुआ और एक सर्टेन डेट पे खत्म हो गया. हाँ, होम रेंट को नहीं मानेंगे. होम रेंट मतलब वही रिपेमेंट ऑफ होम लोन बोलो, होम रेंट मत बोलो. हाँ, तो उसको रूम भी उतना ही दिन के लिए मिलता है ना. नहीं तो फिर वैसे मतलब अगर आप ये जैसे बात कर रहे हैं रूम रेंट का, तो रूम रेंट तो वैसे एन्युटी सर्टेन थोड़ी मानेंगे. मतलब आप एक चीज सोच के देखो, आप एक घर में रहते हो जो रेंट का है, ठीक है, तो उसका रेंट कोई डेट के बाद में खत्म होने वाला है क्या? तो उसको एन्युटी सर्टेन कैसे बोलेंगे? और तो चलते ही रहेगा ना. हाँ, ये जरूर है कि रेंट का अमाउंट आपका चेंज हो सकता है सर्टेन टाइम के बाद, लेकिन खत्म थोड़ी हो जाएगा. ठीक है, तो लिखो इसमें रिपेमेंट ऑफ, हाँ, एफडी को भी एन्युटी सर्टेन कह सकते हो. मतलब एफडी वैसे आएगा ही नहीं, एन्युटी में ही नहीं आएगा मेरे ख्याल में. ये एफडी तो हम लोग वन टाइम पेमेंट करते हैं, वो कोई रेगुलर मानते कि हम लोग के ऊपर में एनफोर्समेंट थोड़ी रहता है कि आपको रेगुलरली देना ही है. ठीक है, एफडी तो लमसम एक बार में कराते हैं, उसमें कोई रेगुलर पेमेंट का तो स्कीम नहीं. उसको आरडी नहीं, अलग एफडी बनाना पड़ेगा. एग्जिस्टिंग एफडी में आप पैसा ऐड नहीं कर सकते. ठीक है, क्योंकि अलग अलग टाइम पीरियड पे आप जब एफडी करा रहे हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको अलग अलग मिलेगा. ठीक है ना. लिखो रिपेमेंट ऑफ होम लोन. काफी कॉमन सेंस लगाने के बाद में एक एग्जांपल हमारे दिमाग में आया, रिपेमेंट ऑफ होम लोन. एन्युटी कंटिंजेंट, इसका कोई एग्जांपल दो. एन्युटी सर्टेन का एग्जांपल क्लियर है ना, रिपेमेंट ऑफ होम लोन. ठीक है, एन्युटी कंटिंजेंट का एग्जांपल आप लोग सोचो एक बार, क्या हो सकता है? Construction हो रहा है, उससे फ्लैट खरीदे थे, वाइल कंस्ट्रक्शन, तो आफ्टर द फ्लैट इज कंस्ट्रक्टेड तो होता है, पेमेंट तक होता है ना, फिक्स इंटरवल पे करते हैं, उसको एन्युटी सर्टेन ही मानेंगे. तो मतलब टिल द हैपनिंग ऑफ सम स्पेसिफिक, टिल द हैपनिंग ऑफ फ्लैट. नहीं ऐसा नहीं होता. फ्लैट का रेट पता होता है हम लोग को. यदि ज्यादा पैसा है हमारे पास में तो पहले दिन पे सारा पैसा दे दो, और कम पैसा है तो धीरे धीरे देते रहो, एक सर्टेन डेट पे खत्म हो जाएगा.
उसका मतलब फ्लैट के अमाउंट से है, प्राइस से रिलेशन है, फ्लैट के कंस्ट्रक्शन से थोड़ी कोई रिलेशन। बहुत आदमी फ्लैट में जाने के बाद में पैसा देते रहते हैं जो गरीब लोग होते हैं। नहीं, बात आया समझ में? तो फ्लैट के कंस्ट्रक्शन से फ्लैट के प्राइस को आप मतलब एन्युटी कंटिजेंट तो नहीं कह सकते हो शायद। और कुछ एन्युटी कंटिजेंट बोलोगे उसको? नहीं। तो हॉस्पिटल में तो लाइफ लॉन्ग तो भर्ती नहीं रहता होगा, हॉस्पिटल का जो बिल है वो तो वन टाइम ही आता होगा। ऐसा थोड़ी है कि हर महीना मतलब एक रूम रेंट की तरह हॉस्पिटल में रूम का रेंट देते हैं, ठीक है। हाँ मैं बताऊँ, अरे मैं हूँ ही इसीलिए, यही सब बताना तो मेरा काम है। मैं चाहता हूँ कि पहले आप लोग एक बार कोशिश कर लो, ये ना बोलो बाद में कि सर ने मौका नहीं दिया। हाँ, जैसे टर्म इंश्योरेंस एक इंश्योरेंस होता है, स्पेसिफिक इंश्योरेंस, ठीक है। मतलब थोड़ा सा इसका भी नॉलेज ले ही लो। टर्म इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस भी बहुत टाइप का होता है, ठीक है। एक मेडिकल इंश्योरेंस भी है, टर्म इंश्योरेंस भी है, एंडाउमेंट पॉलिसी भी है, ठीक है। दूसरा एक और होता है टर्म पॉलिसी। टर्म पॉलिसी में क्या होता है कि जब तक आप जिंदा हो आप थोड़ा थोड़ा पैसा उसको देते रहो, ठीक है। और वो आपको मान लो कि 30 ईयर्स या 35 ईयर्स के लिए कवरेज देगा कि 35 नेक्स्ट 35 ईयर्स तक, ठीक है, यू आर अंडर कवर्ड। आप अगर मर जाते हैं तो आपके परिवार को हम बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ पैसा दे देंगे। पहले से डिसाइडेड रहता है कितना मिल जाएगा घर वाले को, ठीक है। अगर आप लास्ट तक जिंदा रह जाते हो 35 साल तक तो पैसा बर्बाद, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन यदि बीच में कहीं मर गए, नहीं कुछ नहीं होगा रिटर्न। हाँ, पहले यदि वो चला जाए तो जो डिसाइडेड अमाउंट है लीगल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उतना अमाउंट आपके परिवार को मिल जाएगा, ठीक है। अनामिका नहीं, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ कि मतलब आप पैसा देते रहो इंश्योरेंस के नाम पे, अगर आपको कुछ हो जाता है तो उस केस में आपके परिवार को बहुत ह्यूज अमाउंट मिलेगा। लेकिन आप अगर उसके डिसाइडेड पीरियड तक जिंदा रह जाते हो तो लास्ट में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ हाँ, बॉलीवुड में बहुत मूवी बना है इस बात पे कि आदमी खुद का ही डेथ जो है वो फेक करता है। हाँ होता है, भर भर के होता है, भर भर के होता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ठीक है। लेकिन समझ में आ गया ना आप लोग को? तो इसको हम एन्युटी कंटिजेंट कह सकते हैं कि आप अपने क्या है कि खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस एक परचेज करो, और अगर मान लो कि आपका डेथ हो जाता है तो वो टर्म इंश्योरेंस का पेमेंट रुक जाएगा, ठीक है। और डेथ अगर नहीं होता है तो लास्ट मोमेंट तक पेमेंट जाएगा। समझ में आया? अच्छा, ये तो थोड़ा फालतू सा एग्जाम्पल हो गया, कुछ और अच्छा एग्जाम्पल सोचते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ आदमी सोच पाता है, ठीक है, वहाँ पर क्या है कि बेटा बेटी पैदा लेने के बाद में वो लोग उनके एजुकेशन के लिए एक फंड इकट्ठा करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, फंड फॉर हायर एजुकेशन। क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में क्योंकि एजुकेशन यहाँ से भी ज़्यादा कॉस्टली है, यहाँ तो फिर भी सस्ता है, बाहर ज़्यादा कॉस्टली है। तो वहाँ पर वो लोग क्या करता है कि मतलब बचपन से ही जो है, जैसे ही बच्चा पैदा लिया तो वो एक फंड क्रिएट करना स्टार्ट कर देता है, और वो फंड में पैसा तब तक डालता है जब तक इसका हायर एजुकेशन का टाइम नहीं आ जाए, ठीक है। इंडियन सोसाइटी में भी आप देख सकते हो कि जैसे मतलब पहले एक ये दिमाग में था, पता नहीं अभी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि बेटी पैदा लेते ही मतलब उसकी शादी के लिए पैसा जमा करना शुरू कर देते थे। बोले ठीक है इसका शादी होगा एक दिन उसको भी आप कह सकते हो एन्युटी कंटिजेंट का ही आइडिया था वो। नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? चलो लिखो एग्जाम्पल। पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स, पेमेंट ऑफ life insurance premiums which stops when a person dies, which stops when a person dies, ठीक है। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ, इनकम टैक्स के अंदर में अमाउंट फिक्स नहीं होता ना, वो तो हर साल आपकी इनकम के हिसाब से चेंज होते रहता है, तो एन्युटी तो हुआ ही नहीं, वो बात आया समझ। लेकिन इंश्योरेंस में जो है वो तो पैसा फिक्स होता है, इतना इतना करके पे करना है, ठीक है। एन्युटी सर्टेन का एग्जांपल हो गया आप लोग के रिपेमेंट ऑफ होम लोन। एन्युटी कंटिजेंट का एग्जांपल हो गया पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स व्हेन विच स्टॉप्स व्हेन अ पर्सन डाइज तक, ठीक है। अब आ जाओ परपेचुइटी के एग्जांपल पे, बताओ। सैलरी भी लाइफ लॉन्ग नहीं बोल सकते, मतलब आदमी मर गया तो फिर खत्म। हाँ, गिवन दैट की कंपनी लाइफ लॉन्ग जिंदा रहे,
सपोज करो कि आप किसी एक कंपनी का स्टॉक परचेज कर लेते हैं जो डिविडेंड देगा, मान लो कि जियो का स्टॉक आप परचेज कर लिए और ऐसा मान के चलते हैं कि आज से 100 साल तक जियो कंपनी जिंदा रहेगा, ठीक है, तो जियो से आपको तो मतलब लाइफ लॉन्ग पैसा आते रहेगा। बात आया समझ? तो एक तो डिविडेंड फ्रॉम स्टॉक का आंसर हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि मान लो कि आप कोई फ्लैट ओन करते हैं या कोई जमीन ओन करते हैं, ठीक है, तो उससे आने वाला रेंट वो भी एक टाइप का क्या होगा, परपेचुइटी होगा, क्योंकि लाइफ लॉन्ग वो चलते रहेगा। बात आ रहा समझ? तो लिखो परपेचुइटी में एग्जांपल 1, से you have some share of a company, say you have some share of a company that pays dividend to their shareholder, then the dividend from such share will be perpetuity, क्या बोला मैंने? then the dividend from such share will be perpetuity। समझ में आया? नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल 2, say you own a flat or a land, say you own a flat or a land from say you own a flat or a land from which you can earn rent, ठीक है, तो इससे भी जो आने वाला रेंट है वो काइंड ऑफ लाइफ लॉन्ग ही चलेगा, तो इसको भी परपेचुइटी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो एन्युटीज का कैटेगराइजेशन था वो क्या चीज के बेसिस पे था? टर्म्स, कि कितने समय तक वो चलेगा, ठीक है, और किसके बेसिस पे हो सकता है? पेमेंट पॉइंट, इंटरवल के शुरुआत में या फिर इंटरवल के एंड में। लिखो नेक्स्ट हेडिंग, एन्युटीज, हाँ, फिर कोई और आ जाएगा। बेच दिया तब तो मान लो कि वो एक अलग बात है, मतलब थोड़ा एजम्पशन है उसके अंदर में कि बेचा नहीं जाएगा वो, ठीक है, और फ्लैट जो है वो मान लो कि बिल्डिंग गिरेगा भी नहीं, भूकंप में रहेगा वहां पे, तो उस केस में मान लो कि जैसे स्टॉक शेयर भी है, उसमें भी मान लो कंपनी डिसॉल्व हो गया, कंपनी बैंकरप्ट हो गया, तो उस केस में तो डिविडेंड कहाँ से आएगा? तो कंपनी वाले केस में ये एजम्पशन है कि कंपनी लाइफ लॉन्ग चलेगा, और लैंड और फ्लैट के केस में ये एजम्पशन है कि लैंड और फ्लैट जो है वो रेंटेबल सिचुएशन में रहेगा लाइफ लॉन्ग, ठीक है, उस एजम्पशन के अंडर में बोल सकते हैं कि वो परपेचुइटी हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, एन्युटी इज क्लासिफाइड on the basis of payment interval and time of payment. Annuity is classified on the basis of payment interval and the time of payment, ठीक है, and the time of payment। इसमें लिखो नंबर 1, ordinary annuity और annuity immediate, ordinary annuity और annuity immediate और regular annuity, तीन नाम है, ordinary annuity, annuity immediate या फिर regular annuity। लिख लिया तीनों? लिखो इसमें, an annuity in which an annuity, मैं एक बार और कह देता हूं, ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी इमीडिएट और रेगुलर एन्युटी, ठीक है। लिखो इसमें, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट्स आर मेड, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड, एन एन्युटी इन विच द पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच पेमेंट पीरियड is called annuity immediate, or ordinary annuity or regular annuity,
or ordinary annuity or regular annuity, full stop. Thus annuity immediate or ordinary annuity or regular annuity, full stop. Thus in this annuity the first payment falls due. Thus in this annuity the first payment falls due at the end of the first interval, comma, the second payment falls due, comma, the second payment falls due at the end of the second interval, and so on, at the end of second interval, and so on. Example, repayment of house loan or car loan, repayment of हाउस लोन और कार लोन, ठीक है, हो गया। सिंपल आइडिया ही है कि मतलब महीने के एंड में अगर पेमेंट करेंगे हम लोग तो वो क्या हो जाएगा, एन्यूटी, ऑर्डिनरी एन्यूटी, ठीक है। नेक्स्ट लिखो नंबर 2, एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी ड्यू, इसमें लिखो एन एन्यूटी in which the payments are made at the beginning of each payment period. An annuity in which the payments are made at the beginning of each payment period is called annuity due. Is called annuity due, full stop. Thus in this annuity the first payment falls due at the beginning of first interval, comma, second payment falls due at the beginning of second interval, and so on, full stop. एग्जाम्पल, हाँ ठीक है, कहाँ पे हो बताओ। सेकेंड पेमेंट फॉल्स ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड इंटरवल, सेकेंड पेमेंट फॉल्स ड्यू एट द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड इंटरवल एंड सो ऑन, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स, life insurance premium payments, life insurance premium payments। थर्ड लिखो, हाँ बदमाश हो गया, लिखो डेफर्ड एन्युटी, डेफर्ड एन्युटी, इसमें लिखो डेफर्ड का स्पेलिंग लिखो DEFERRED, डेफर्ड एन्युटी लिखो। इसमें एन एन्युटी which is payable, an annuity which is payable after a lapse of specified number of periods, after a lapse
of specified number of periods is called deferred annuity. Is called deferred annuity. An annuity which is payable after a lapse of specified number of periods is called deferred annuity. ठीक है, ब्रैकेट में लिखना not in syllabus. लिखा दिया, किताब में रहता है इसीलिए, बाकी मेंशन कर दो not in syllabus. तो इसमें ज़्यादा पूछना मत कि एग्जाम्पल क्या होगा नहीं होगा, दिमाग नहीं लगाना. डेफिनेशन क्या पता, मतलब पूछ ही ले कुछ. लिखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. नेक्स्ट हेडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, इसमें लिखूं, इसको अंडरलाइन कर लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी. ये हेडिंग है आप लोग का. डेफिनेशन लिखूं, फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू is the future value is the cash value of an investment made today 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 at a fixed fixed rate of interest for a fixed amount of time at some point, for a fixed amount of time at some point in the future. एक बार मेरे को कंटिन्यू करने तो बाद में लिखवा देंगे. कहाँ पे हैं हम लोग बताओ. मैं एक बार पूरा वापस से रिपीट कर देता हूँ, सुन लो ध्यान से. ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड टुडे एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर. यहाँ तक लिखना हो गया, फुल स्टॉप. आगे लिखूं, इन अदर वर्ड्स इट इज tomorrow's value of today's money. It is tomorrow's value of today's money compounded at a given rate of interest. Full stop. ठीक है, इसको थोड़ा रुक के पढ़ेंगे, पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. लिखूं, सपोज एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज यू इन्वेस्ट, एग्जाम्पल लिखो ध्यान से. सपोज यू इन्वेस्ट ₹1000, सपोज यू इन्वेस्ट ₹1000 in a fixed deposit. Suppose you invest ₹1000 in a fixed deposit that pays interest at the rate of 7% per annum. That pays interest at the rate of 7% per annum, compounded annually. ठीक है, नीचे लिखना आफ्टर वन ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट का फॉर्मूला क्या था. अगर कंपाउंडेड एनुअली हो तो E = P × 1 + R/100 होल टू द पावर n. एक बार वो लगाओ. आफ्टर 1 ईयर A = क्या होगा, P × 1 + R/100 होल टू द पावर n. ठीक है, वैल्यू बिठाओ. तो 1000
इंटू 1 प्लस 7 बाई 100 होल टू द पावर 1। सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू बिठा दो, p के जगह पे 1000, r के जगह पे 7 और n के जगह पर 1। तो ऐसा कुछ होगा शायद, देखो 1000 इंटू 1 प्लस 7 बाई 100 होल टू द पावर कितना, n के जगह पर 1 ना, क्योंकि 1 साल का बात कर रहे हैं। तो 1000 इंटू क्या आ जाएगा 107 अपॉन 100, तो दोनों जीरो कट गया, क्या बचेगा 1070, ये आएगा अमाउंट। बात समझ में आ रहा है? अब इस अमाउंट का एक इंटरप्रिटेशन है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, इससे बहुत कुछ रिलेटेड है आगे चल के, ठीक है। स्टेटमेंट लिखो 2 therefore you will receive 1070, therefore you will receive 1070 at the end of, you will receive 1070 at the end of 1 year, ठीक है। और नीचे लिखो therefore 1070 is the future value of rupees 1000. 1070 is the future value of rupees 1000 invested today for 1 year at 7% per annum, ठीक है। पहले इस एग्जाम्पल को समझने का ट्राई करते हैं और उसके बाद में हम लोग डेफिनेशन पे चलेंगे कि फ्यूचर वैल्यू का क्या अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। इस एग्जाम्पल में आपके पास में प्रिंसिपल कितना अवेलेबल है, 1000 अवेलेबल है आपके पास में, इतना रुपये आपके हाथ में, और टाइम सपोज कर हम कितना लेके चल रहे हैं 1 साल, और आपके पास में मार्केट में सपोज करो कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है, मान लो कि एफडी है या आप स्टॉक शेयर में लगा सकते हो, ठीक है। तो आदमी हमेशा क्या चाहता है कि मैक्सिमम रिटर्न आए उसके पैसे पे, तो वो हमेशा मैक्सिमम रिटर्न वाले ऑप्शन में ही अपना पैसा लगाएगा। तो ऐसा मान के चलो कि जो सबसे मैक्सिमम रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट आपके पास अवेलेबल है वो 7% का है। क्लियर है? तो आज आपके हाथ में कितना रुपये है, 1000 रुपये है, और मार्केट में बेस्ट ऑप्शन क्या अवेलेबल है आपके पास में, कितने रेट पे लगा सकते हो, 7% पे। तो अगर इस 1000 रुपये को इस 7% पे 1 साल के लगा देते हो तो 1 साल के बाद में कितना रुपये आपको मिलेगा, 1070। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी आज का ये जो 1000 रुपये है ना, वो आज से 1 साल बाद का 1070 रुपये है। दिस 1070 कैन बी थॉट एज फ्यूचर वैल्यू ऑफ टूडेज 1000 इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। नहीं आया समझ? थोड़ा पूरा एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी को। मान लो कि 2 साल के बाद में क्या सिचुएशन होता है, लिखो आफ्टर 2 years, इसमें लिखो कैपिटल ए इज इक्वल टू, सब कुछ शायद सेम ही रहता, खाली एन के जगह पर क्या आ जाता, 2, ठीक है ना। कैपिटल ए इज इक्वल टू ये वाला इंटू 107 डिवाइडेड बाई 100, ऐसा कुछ आ जाता, और ये थोड़ा बढ़ जाता आप लोग का, ये हो जाता 1144.90, 1144.90, ठीक है। और इस सिचुएशन से हमारा डिक्लेरेशन क्या होता है कि 114490 इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ टूडेज 1000 आफ्टर 2 years इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ 7% पर एनम। तो ये टेक्निकल टर्म से ऐसे यूज होता है, ठीक है। एक बार आ जाओ फ्यूचर वैल्यू के डेफिनेशन को वापस पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, प्लेन इंग्लिश है, समझ में आ जाना चाहिए। फ्यूचर वैल्यू इज द कैश वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड टुडे, मतलब आज कोई पैसा अगर आप इन्वेस्ट करते हो एट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, मतलब अमाउंट ऑफ टाइम फर्स्ट केस में कितना था, 1 साल, तो फ्यूचर कितना साल के बाद देख रहे हैं हम, 1 साल के बाद। यहाँ पर 2 साल, तो फ्यूचर कितना साल के बाद देख रहे हैं हम, 2 साल, ठीक है ना। एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, ये सिंपल वर्ड्स में जो लिखा है मैंने कि इट इज टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी कंपाउंडेड एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्लियर है, समझ में आ गया? श्योर, ठीक है। इसके नीचे भी एक स्टेटमेंट लिख लो, देयरफॉर, मतलब आफ्टर 2 years वाले के नीचे लिखो, देयरफॉर यू विल रिसीव
1144.90 1144.90 at the end of 2 years, at the end of 2 years, full stop. Therefore rupees 1144.90 rupees 1144.90 is the future value of rupees 1000 invested today, of rupees 1000 invested today for 2 years, at the rate of 7% per annum, at the rate of 7% per annum. ठीक है, समझ में आ गया आई थिंक. नेक्स्ट लिखूं हेडिंग फ्यूचर वैल्यू ऑफ a single cash flow, future value of a single cash flow. ठीक है, इसको अंडरलाइन करूं. अच्छा, आने वाला जो पैसा होता है उसको क्या बोलते हैं? आने वाला पैसा को इनकम या फिर फ्लो के टर्म्स में क्या बोलते हैं? इनफ्लो, कैश फ्लो. आने वाला पैसा को भी कैश फ्लो और जाने वाला पैसा को भी कैश फ्लो, आउटफ्लो. आने वाला पैसा इनफ्लो और जाने वाला पैसा आउटफ्लो. तो ये जो मान लो कि फ्यूचर वैल्यू हम डिसाइड कर रहे हैं, ये दोनों टाइप के पैसा का हो सकता है. ये एक ऐसा पैसा भी हो सकता है जो फ्यूचर में हमको मिलने वाला है, या एक ऐसा पैसा भी हो सकता है कि जो फ्यूचर में हमको देना पड़े. सपोज करो कि ये मेरा 1000 रुपया मैं किसी को उधार दे रहा हूँ, तो उस केस में ये पैसा फ्यूचर में हमको मिलेगा. और अगर मान लो कि किसी से यही पैसा मैं उधार ले रहा हूँ इसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो फ्यूचर में हमको ये पैसा देना पड़ेगा. तो दिस मे बी अ इनफ्लो, दिस मे बी अ आउटफ्लो. तो इसीलिए इसको हम कॉमन नोटेशन क्या बोलेंगे? कैश फ्लो. कि किसी भी कैश फ्लो का आने वाला पैसा का या फिर जाने वाला पैसा का फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालना है, उसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप करेंगे. ठीक है, तो लिखो आज का 1000 रुपये हो गया, उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता है कैसे? अब ये सब बात नहीं करेंगे, ये सब मतलब मेरी पे ग्रेड के ऊपर है. ठीक है, लिखो फॉर एनी कैश फ्लो its future value can be calculated by इस फॉर्मूले में एक चीज देखो, आपको लगता है कि अमाउंट ही एक्चुअली फ्यूचर वैल्यू है? सोचना थोड़ा सा. यहां जो आप बिठाते हुए क्या होता है? प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, प्रिंसिपल या प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट जो भी बोलो, और ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला चीज, और ये हो गया आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड वाला चीज. ठीक है, तो जो एक्चुअली आपके कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था ना, इसी फॉर्मूले से आप किसी भी प्रेजेंट इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है, बस फॉर्मूला में टर्म्स हम लोग थोड़ा चेंज कर देंगे. लिखना F इज इक्वल टू CF कैश फ्लो इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n. F इज इक्वल टू CF इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n. ठीक है, इसके नीचे लिखना F इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू, F इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू. नीचे लिखना CF इज इक्वल टू कैश फ्लो, CF इज इक्वल टू कैश फ्लो. I इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड इन डेसिमल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड इन डेसिमल. दैट इज लिखना I इज इक्वल टू R बाई K टाइम्स ऑफ 100, R बाई K टाइम्स ऑफ 100. ठीक है, R हो गया आपका पर एनम वाला रेट, K हो गया आपका नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन 1 ईयर, और डिवाइडेड बाय क्या रहेगा? 100. अब इसका ओवरऑल जो डेसिमल वैल्यू होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? I. ठीक है, n इज इक्वल टू लिखो, या इसको n भी मत रखो आप लोग, इसको ना CI से रिलेट करने के लिए n के कर दो, तो आप लोग के लिए सोचना थोड़ा इजी हो जाएगा. पावर में n के कर दो. ठीक है, नीचे लिखना nk इज इक्वल टू
is equal to total number of conversion period. Nk is equal to total number of conversion period. पावर में थोड़ा चेंज कर लो, Nk कर लो आप लोग. Nk is equal to total number of conversion period. यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर्स, और k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इन 1 ईयर. ठीक है, लिख लो इसको भी. हियर n इज इक्वल टू total number of years. Here n is equal to total number of years and k is equal to total number of conversion period, total number of conversion period in 1 year, total number of conversion period in 1 year. ठीक है, इसके नीचे लिखो नोट. नोट में लिखो if compounded annually, then I is equal to R by 100. If compounded annually, then I is equal to R by 100 and k is equal to 1, then I is equal to small r divided by 100 and k is equal to 1. Next लिखो if compounded half yearly, then I small I is equal to R by 200 and k is equal to 2 Next लिखो if compounded quarterly, then I is equal to R by 400 and k is equal to 4 और लास्ट लिखो if compounded monthly, then I is equal to R by 1200 and k is equal to 12 ठीक है. एक बार थोड़ा सोच के बताओ, ये फॉर्मूला आया समझ, नहीं आया समझ? ये वही कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही फॉर्मूला है, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया है चेहरा वहरा थोड़ा सा. ए की जगह पर क्या लगा दिया हमने, एफ. पी की जगह पर हमने क्या लगा दिया, सी एफ. और आर बाई 100 या आर बाई के इंटू 100 की जगह पर क्या लगा दिया, आई. और ऊपर तो अभी भी वही क्या है, एन की. ठीक है, हाँ. नेक्स्ट लिखो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी रेगुलर और अमाउंट ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्युटी. ठीक है, लिखो द टोटल अमाउंट that will be due at the conclusion of the annuity. The total amount that will be due at the conclusion of the annuity is called the amount or the future value of the annuity. Full stop. In other words, the amount due or future value of
of an ordinary annuity is the sum of all the payments made is sum of all the payments made and the interest earned on them at the end of the term, and the interest earned on them at the end of the term of the annuity, at the end of the term of the annuity, full stop. The amount of an annuity is generally denoted by S, capital S, is generally denoted by capital S, ठीक है, full stop. नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, फॉर्मूला फॉर एस, ठीक है. देखो पहले इस सिचुएशन को समझ लो, उसके बाद में मैं डेरिवेशन आप लोगों को दिखा दूंगा कि एस का फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है. एन्यूटी रेगुलर ध्यान है आप लोगों को, क्या होता है एन्यूटी रेगुलर? महीना के एंड वाला कि महीना की शुरुआत वाला? हेडिंग एक बार देख लो कि फॉर्मूला फॉर एस निकालने वाले हैं हम लोग, और एस का मीनिंग क्या है यहाँ पर? फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी. पहले ये रिकॉल कर लो कि ऑर्डिनरी एन्यूटी क्या था, महीना के एंड वाला पेमेंट कि महीना के शुरुआत वाला पेमेंट? एंड वाला पेमेंट, और उसका हम लोग क्या निकालना है? फ्यूचर वैल्यू, ठीक है. मैं आपको एक सिचुएशन दे रहा हूं और उससे रिलेट करके हम थोड़ा सा समझने का ट्राई करेंगे कि यहाँ पर क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है. आप सपोज करो कि रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा लगा रहे हो. किसमें पैसा लगा रहे हो? रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है कि बैंक से महीना आपके अकाउंट से पैसा कटेगा कुछ समय के लिए, 12 महीना, 36 महीना, 48 महीना, जितना भी आप डिसाइड करोगे, और 48 मंथ्स के एंड में आपको कुछ एक अमाउंट रिटर्न मिलेगा. बात आया समझ? तो उस टाइप का कोई एक सिचुएशन, बैंक ऑब्वियसली पहले से ही आपका टाइम पीरियड डिसाइडेड रहेगा, पहले से ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइडेड रहेगा, और महीना आपके अकाउंट से कितना रुपया कटेगा वो चीज़ भी पहले से ही डिसाइडेड रहेगा. हम ये चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर महीना मेरे अकाउंट से R रुपीज़ कट रहा है, कितना रुपीज़ कट रहा है? कैपिटल R रुपीज़ कट रहा है, तो लास्ट में हमको कितना पैसा मिलेगा? बात आया समझ? तो लिखो एक दो लाइन. लेट द पीरियोडिक पेमेंट, हाँ वही उसी को डिराइव करेंगे, उससे रिलेटेड एक दो एजम्पशन ले लेते पहले. लेट द पीरियोडिक पेमेंट बी कैपिटल R, let the periodic payment be capital R, comma, rate of interest be small r percent, ठीक है, comma, number of conversion period be small n, ठीक है. और R% के साथ में ये भी दे दो कि कंपाउंडिंग इज डन एनुअली, ठीक है. और नीचे एक लास्ट लाइन लिखो, लेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी बी कैपिटल S, लेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दिस एन्यूटी बी कैपिटल S, ठीक है. अब यहाँ बोर्ड पर देखो, इस पूरे सिचुएशन को मैं एक टाइमलाइन के थ्रू थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ. ये सपोज करो कि आपका 0th पॉइंट है कि यहाँ पर आपका एन्यूटी जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. ये एक पेमेंट पीरियड पार हुआ, ये दूसरा पेमेंट पीरियड पार हुआ, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा. टोटल कन्वर्जन पीरियड हमने कितना मेंशन किया? n, ठीक है. तो ऐसे कर करके ये कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा. सिंस आप एन्यूटी रेगुलर का बात कर रहे हो, तो पेमेंट आप पहले पेमेंट इंटरवल के स्टार्ट में करोगे कि एंड में करोगे? एंड में करोगे. तो स्टार्ट में यहाँ कोई पेमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ एक फर्स्ट वाले पे पेमेंट होगा कितने अमाउंट का? कैपिटल R अमाउंट का. यहाँ पर भी कैपिटल R अमाउंट का.
यहाँ पर भी कैपिटल आर अमाउंट का, यहाँ पर भी कैपिटल आर, यहाँ पर भी कैपिटल आर, और लास्ट वाला जब आपका ड्यू डेट होगा, लास्ट जो पेमेंट इंटरवल होगा आपका, उसके एंड में भी आप आर अमाउंट का पेमेंट करेंगे, ठीक है। और हमको ये पता करना है कि ये सारे पेमेंट का अल्टीमेटली हमको फ्यूचर वैल्यू कितना मिलने वाला है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना दिया हुआ है, R%, और कंपाउंडिंग कैसे किया हुआ है, एनुअली। तो आई का मतलब क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय सिंपली 100, क्योंकि के का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। बात आ रहा है समझ, ठीक है यहाँ तक, श्योर, ओके। अब जो मैं कहूँ उसको ध्यान से समझने का ट्राई करना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पेमेंट इंटरवल है, n। इसके पहले वाला क्या रहा होगा, n-1। यहाँ से लेके एंड तक कितना पेमेंट इंटरवल है, n, ओके। ये जो पैसा आपने डिपॉजिट किया, ये कितने टाइम के लिए डिपॉजिटेड था, n-1, 1, 2, 3 ऐसे कर करके n है ना। इसमें तो आपका पैसा नहीं लगा हुआ था, तो ये पैसा कितना टाइम के लिए था, मतलब कितने पेमेंट इंटरवल के लिए था, n-1 पेमेंट इंटरवल के लिए था। ये n-1 कन्वर्जन पीरियड के लिए था, सही कह रहे हैं क्या, श्योर, ठीक है। तो इससे, या चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं, ये कितने टाइम के लिए था, ये कितने टाइम के लिए था, 0। नहीं समझ में आ रहा। यहां आपका एन्युटी स्टार्ट हो रहा है और यहां आपका एन्युटी खत्म हो रहा है। ये वो दिन है जिस दिन आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इस दिन भी आपका एक प्रीमियम ड्यू है, तो वो तो आप दोगे। तो मैं पूछ रहा हूं कि जो लास्ट प्रीमियम आप पे करोगे वो कितने कन्वर्जन पीरियड के लिए उसके पास है, 0, ठीक है। तो इसका इस दिन वैल्यू कितना होगा, मेरे ख्याल में r टाइम्स ऑफ 1 + i टू द पावर 0, क्योंकि एक भी कन्वर्जन पीरियड के लिए था नहीं आ रहा समझ, थोड़ा पूरा मतलब, ठीक है, थोड़ा सोच लेते हैं। हाँ, मतलब हमारा एन्युटी यहाँ स्टार्ट हो रहा है, हम पैसा रेकरिंग डिपॉजिट में डाल रहे हैं, महीना के एंड में डालेंगे। तो महीना के एंड में ये पहला पैसा डाला, नेक्स्ट एक और महीना के एंड में दूसरा पैसा डाला, एक और महीना के एंड में तीसरा पैसा डाला, ऐसे डालते गए। और ये वो पॉइंट है जहाँ पर जाके हमारा ये एन्युटी खत्म होगा, और इस दिन भी हमको एक प्रीमियम ड्यू है, वो देना है हमको। तो ये वो लास्ट प्रीमियम है, ठीक है। लास्ट प्रीमियम बैंक वाले के पास में कितने टाइम के लिए रहेगा, कंसीडरिंग कि हम यहाँ पर अपना सारा पैसा विड्रॉ कर लेंगे, ये तो एक दिन के लिए भी नहीं रहेगा। तो इसमें नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ, 0, इसीलिए उसका पावर क्या चला गया, 0, ठीक है। अब समझ में आ रहा है। दूसरा वाला कितना कन्वर्जन पीरियड के लिए था, 1। तो दूसरा वाला का फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा फाइनल डेट पे, r टाइम्स ऑफ 1 + i होल टू द पावर 1। ये समझ में आ रहा है। इसके पहले क्या होगा, n-2। यहाँ पर जो पैसा गया होगा उसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, r × 1 + i होल टू द पावर 2। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और ऐसे कर करके सारे r का फ्यूचर वैल्यू होगा, ठीक है। लास्ट वाले r का फ्यूचर वैल्यू क्या होगा, ये कितने टाइम की, मतलब कितने कन्वर्जन पीरियड के लिए, n-1 कन्वर्जन पीरियड के लिए। तो इसका फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा, r टाइम्स ऑफ 1 + i होल टू द पावर n-। आया फिर आपको कितना पैसा मिलेगा, आपको ये सारा पैसा का जो सम होगा वो मिलेगा। फील आ रहा है, यही आपका s है, ठीक है। अच्छा, जो s है उसको अगर हम थोड़ा सा मैनुअली लिखें तो क्या होगा, r टाइम्स ऑफ 1 + i होल टू द पावर 0 प्लस r टाइम्स ऑफ 1 + i होल टू द पावर 1 प्लस r टाइम्स ऑफ 1 + i होल टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 r × 1 + i होल टू द पावर n-1। फील आ रहा। सब में से आई थिंक r कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा, इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा, प्लस 1 + i होल टू द पावर 1 प्लस 1 + i होल टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 1 + i होल टू द पावर n-1। क्लियर नॉट क्लियर। ये जो अंदर वाला चीज है ये जीपी का फील दे रहा है। जीपी का सम क्या होता था, Sn = a × r टू द पावर n-1 बाई r-1। तो यहाँ पर भी ये क्या दे देगा, r टाइम्स ऑफ, देखना इसका फर्स्ट टर्म आई थिंक 1 है और कॉमन रेशियो कितना है 1 + i, और टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, n है, n। देखो 1 से लेके n-1 तक है, तो ये सारा का सारा तो n-1 टर्म्स होगा, और एक टर्म और है, तो टोटल टर्म कितना हो गया, आप कितना हो गया, पक्का ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो क्या हो जाएगा, देखो a यानी कि 1 × कॉमन रेशियो टू द पावर n, यानी कि 1 + i होल टू द पावर n-1, नीचे r-1 यानी कि 1 + i-1। तो 1 1 गया, अल्टीमेटली आएगा r टाइम्स ऑफ
1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 अपॉन आई। ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्यूटी। ठीक है, डेरिवेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हम लोग डायरेक्टली इस फॉर्मूला को लिख के और यूज कर सकते हैं सीधा सीधा। ठीक है, लिखूं देयरफॉर S इक्वल टू R इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसमें थोड़ा सा रियलाइज कर लेते हैं कि कौन क्या है नहीं है। ठीक है, S क्या है? फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, ये अमाउंट, ये सारा का सारा एन्युटी जमा करने के अंदर फाइनली क्या अमाउंट बनेगा, ये S है। ठीक है, R क्या है? पीरियोडिक पेमेंट, जो आप महीना महीना पे करोगे। N क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, नंबर ऑफ क्या? कन्वर्जन पीरियड। I क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड। I का मतलब यही सोच के रखना, क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कन्वर्जन पीरियड इन डेसिमल, यानी कि R डिवाइडेड बाई K इंटू 100। और N का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड। वो कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ ईयर्स इंटू की, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू की। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो इसमें, फाइंड द अमाउंट of an ordinary annuity find the amount of an ordinary annuity of rupees 5,000 payable at the end of each year, for 3 years, payable at the end of each year for 3 years at 7% per annum, compounded annually, at 7% per annum compounded annually। ठीक है, और ब्रैकेट में लिखना given 1.07 to the power 3 is equal to, ये छोड़ो, रहने दो, नहीं देते हैं वैल्यू, नहीं रहने दो, मतलब ठीक है, मैं वैल्यू डायरेक्टली लिखा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, बट यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि इसका वैल्यू रॉन्ग लिखा हुआ है। चलो, गिवन वाला पार्ट काट दो, आगे लिखो सॉल्यूशन। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से मेरे को एक एक पार्ट का आंसर बताओ। आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5000। लिखो कैपिटल R इक्वल टू 5000। I इज इक्वल टू 7 बाई K इंटू 100 होना चाहिए था। सिंस एनुअली है तो K का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो अल्टीमेटली I का वैल्यू क्या होगा? 7 अपॉन 100। ठीक है, I इज इक्वल टू 7 बाई 100 इज इक्वल टू 0.07। और नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड 3 साल के लिए हो रहा है और एनुअली हो रहा है, तो कितना हो जाएगा? 3। तो N इज इक्वल टू 3, ठीक है। नीचे लिखो देयरफॉर S इक्वल टू ये फॉर्मूला बिठाओ, R इंटू 1 प्लस आई होल पावर n माइनस 1 अपॉन आई। दिस इज इक्वल टू 5000 इंटू 1 प्लस 0.07 होल टू द पावर 3 माइनस 1 अपॉन 0.07। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। और सिंप्लीफाई करके दिस विल गिव यू 16142.85। 16142.85। इसमें ऑब्वियसली ये वाला पार्ट का वैल्यू आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 16142.85। ठीक है, एक और लिखूं, फाइंड द अमाउंट ऑफ an ordinary annuity, find the amount of an ordinary annuity of rupees 6000 payable at the end of each quarter, for 3 years
at the rate of each quarter for 3 years at the rate of 8% per annum, 8% per annum compounded quarterly, ठीक है। देखो यहाँ तक जो मजाक मस्ती की है, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान लगाओ और सोच के मेरे को ये सब सारा चीज बताने का ट्राई करो। अगर समझ में आया है सब कुछ तो बता पाओगे, और नहीं आया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। आर बताओ, 6000 कैपिटल आर लिखो। कैपिटल आर इज इक्वल टू 6000। आई इज इक्वल टू, पहले फॉर्मूला बताओ मेरे को क्या होना चाहिए। आर बाई के इंटू 100 लिखो। आई इज इक्वल टू आर बाई के इंटू 100। आर के जगह पर तो 8, सिंस क्वार्टरली हो रहा है तो के के जगह पर 4 और 100 की जगह पर 100, तो 8 बाई 400 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 0.02। वेरी गुड। और n का वैल्यू क्या होगा, n मीन्स नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड, ओके। तो पहले तो ईयर्स कितना है 3, और क्वार्टरली अगर हो रहा है तो k का वैल्यू 4, तो नंबर ऑफ ईयर्स इंटू k दैट इज 4 इंटू 3, अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 12। लिखो n इज इक्वल टू 4 इंटू 3 दैट इज 12। अब फॉर्मूला में बिठा दो। देयरफॉर s इक्वल टू 6000 होल थिंग इंटू 1 प्लस 0.02 होल टू द पावर 12 माइनस 1 अपॉन 0.02, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 80700। 80700, इसमें भी ऑब्वियसली 1.02 टू द पावर 12 ये आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक है। चलो बस आज के लिए इतना।